Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे मेरे 11th वाले न्यू कमर्स इन कॉमर्स। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी तो हॉलीडेज ही चल रही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ऑनलाइन स्टडीज़ हैं बट वो बच्चों को भी पता है कि कैसी हैं और मुझे भी पता है वो कैसी हैं। बट ठीक है, अब जो भी सिनेरियो है हमें इसे ही फेस करना है। कुछ टाइम की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम वापस अपने स्कूल्स की तरफ वापस बढ़ेंगे, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, अपने टीचर्स से मिलेंगे। जब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम सेकंड चैप्टर अपलोड कीजिए, ठीक है, तो आई एम अगेन हियर विद चैप्टर नंबर 2। इसको भी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर करा उसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। वही हम छोटे छोटे पार्ट्स में से कवर करेंगे। ये चैप्टर भी कुछ 6 से 7 पार्ट्स में हमारे साथ रहेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए आपके सेकेंड चैप्टर की तो इसमें क्या है आपके सामने, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जो भी बच्चा चैनल पर नया है बेटा सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ ही हमें क्या प्रेस करना है, बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई भी लेटेस्ट चैप्टर डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही एक छोटी सी मैंने मेरी पॉलिसी चेंज कर दी है, ठीक है। अब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा, जब मिनिमम इस वाले वीडियो पे अप्रॉक्स 75 व्यूज़ होंगे, पार्ट 2 मैं इसी के बाद अपलोड करूंगी, ओके, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो नोटिस किया है, देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वीडियो लाइक करो, बट जब तक एक इनफ मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे मैं मेरा नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूंगी। तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। देखो अभी तक हमने पढ़ा व्यावसायिक संगठन क्या होता है। बेसिकली जो भी एक संगठन है, एक समूह है जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो क्या है आपका व्यावसायिक संगठन। अब अगर मार्केट की बात करें तो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमें देखने को क्या क्या मिलता है, हमें देखने को मिलती हैं शॉप्स, ठीक है, जो बेसिकली हमारे आसपास ही होती है। सबसे पहले तो शॉप्स ही होती हैं। फिर अगर हम जाएं तो हमारे पास होते हैं बड़े बड़े मॉल्स वगैरह। इसके अलावा आपके पास जैसे रिलायंस फ्रेश का आउटलेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा शोरूम्स हो गए। तो ये सब क्या है, अगर और बड़े कंपनी में जाने की बात करें तो अपन जो कंपनीज होती हैं लाइक जियो हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या हो गई, मारुति की कंपनी हो गई। तो ये तो और भी बड़ी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, आपके व्यवसाय संगठन के स्वरूप में। उसी की हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। परिचय की अगर बात करें तो देखो, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है या वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। यानी कि अगर कोई भी इंसान क्या कर रहा है, अपना कोई बिजनेस डालने की सोच रहा है, कोई नया व्यापार करना चाह रहा है, तो उसे ये भी देखना होगा कि अगर वो कहीं पर मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो छोटे समूह में करे, बड़े समूह में करे, कैसा उसका आउटलेट होगा। होने को मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपया तो आपको पता है कि आप बहुत बड़ी शॉप नहीं खोल सकते। वहीं आपके पास मान लो कितना है, आपके पास 15-20 लाख रुपए, तो आपको पता है कि यार मैं अच्छे से एरिया में एक बड़ी सी शॉप खोल सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, हमें संगठन का स्वरूप कैसा रखना है। सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करने के समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक स्वरूप के लाभ और हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्हीं लाभ हानि की, उन्हीं स्वरूपों की हम इस सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। हमारे पास कितने हैं, बेसिकली 5 हैं। एकल स्वामित्व, ठीक है। उसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इसको हम बोलते हैं HUF, ठीक है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, हो सकता है कुछ स्कूल्स में आपको क्या करा गया हो, रेफरेंस बुक प्रीफर की गई हो, बट ठीक है NCERT इनफ है। और अगर मेरे चैनल से पढ़ोगे तो मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको किसी भी रेफरेंस बुक की नीड नहीं पड़ेगी। नोट्स की भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं कि नोट्स का क्या सीन रहता है, किस तरीके से वो आप लोगों को अवेलेबल करवा पाती हूँ। बट ठीक है, जब तक आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर के थ्रू ही पढ़िए, ठीक है। इसके बाद है आपका साझेदारी, पार्टनरशिप, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि और संयुक्त पूंजी कंपनी। हम अपनी चर्चा को एकल व्यापार से प्रारंभ करते हैं क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, एकल स्वामित्व। तो हमारा ये जो पूरा वीडियो है केवल एकल स्वामित्व पर ही रहने वाला है। इसके बाद हम अगेन कितनी वीडियोस बनाएंगे, 1 2 3 4, रिमेनिंग 4 वीडियोस और बनाएंगी। तो जैसा मैंने बताया था 5 to 6 वीडियोस में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। एकल स्वामित्व की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा बेसिक देखो, अगर अपने घर से बाहर निकलते तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि यार ये इन अंकल की शॉप है, उन अंकल की शॉप है, तो वहाँ पर बेसिक अगर देखा जाए तो क्या है, वही मोटा मोटा एकल स्वामित्व होता है। यानी कि
जो भी संगठन है उसका मालिक जब इकलौता होता है तब वो क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व। ये तो हुई एक जनरल बात, लेकिन इसी को बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा और डीप में हम पढ़ लेते हैं। आप कई बार सायंकाल अपने पास के छोटे स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेपर आदि खरीदने के लिए जाते होंगे। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल व्यक्ति के संपर्क में आते होंगे। होता है ना, शॉप वाले एक ही अंकल होते हैं, ठीक है। एकल व्यापार व्यवसायिक संगठन का सबसे क्या है, कॉमन प्रचलित स्वरूप है और छोटे व्यवसाय के लिए बहुत ही ज्यादा ये उपयुक्त होता है। अब मान लो छोटी सी शॉप है, उसमें आपने 10 लोग रख लिए काम करने के लिए, तो क्या वो उपयुक्त है? वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहेगी। विशेषतः व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि व्यवसाय का वह स्वरूप जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, वो क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व कहलाता है। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। रटने जैसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरे चैनल पर रटने वाली बातों पर मैं फोकस करती ही नहीं हूँ। चीज़ों को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आसपास से जोड़ के पढ़ो, इंटरेस्ट बना रहेगा, चीज़ें बोरिंग नहीं लगेगी। तोते की तरह रटने की जरूरत अपने को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब देखो, समझने सा है क्या, इतनी हिंदी तो हमें आती है। एकल का मतलब क्या होता है, इकलौता, और स्वामित्व का मतलब जिसका स्वामी है, जो उसका ओनर है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े बट गए कि एक अकेला व्यक्ति जो किसी व्यवसायिक स्वरूप का स्वामी है, तो वो एकल स्वामित्व कहलाता है, ठीक है। वही तो क्या होता है, संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी होता है, और अगर हानि हो जाए तो वो भी उत्तरदायी कौन होगा, वही व्यक्ति होगा, क्योंकि उसने अगर किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया तो लाभ भी उसकी तो हानि भी उसी की। जैसा एकल स्वामित्व शब्द से ही स्पष्ट है, एकल यानी कि सोल, इंग्लिश में बात करेंगे हम इसको थोड़ा सा, और एकमात्र है प्रोपराइटर, ठीक है। तो यानी कि सोल प्रोपराइटर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। व्यवसाय का यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित होता है जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, छोटे पैमाने के व्यापारी, किसी क्षेत्र में फुटकर व्यापार की दुकान चलाना, यानी कि अपने जो आसपास की छोटी मोटी शॉप्स वगैरह होती हैं, ये लोग किसी एक ही इंसान के अंडर में होती हैं। देखो, वहां पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो उसको आप कोई और स्वरूप मत समझ लेना। ओनर एक ही होता है, वहां पर मालिक एक ही होता है। हो सकता है वो हाथ बटाने के लिए अपने यहाँ पर कुछ लोग रख ले, तो लेकिन वो क्या है, आपका एकल स्वामित्व है। और बेसिकली कहाँ पर होता है, ब्यूटी पार्लर वगैरह में, नाई वगैरह की दुकानें होती हैं, छोटी मोटी दुकानें और होती हैं, वो सब किस में आती हैं, आपके एकल स्वामित्व में, क्योंकि इसमें पूंजी भी कम चाहिए होती है, ठीक है, और इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होता। लक्षण, विशेषता, प्रकृति की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट है आपका निर्माण और समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। वैधानिक औपचारिकता का मतलब होता है कानूनी नियम कायदे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपना एकल स्वामित्व स्थापित करना चाहता है और जनरल चीज़ों में स्थापित करना चाहता है, यानी कि छोटी मोटी शॉप हो गई, ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया, तो वो क्या कर सकता है, आराम से कहीं भी अपनी शॉप वगैरह खोल सकता है। बहुत ज़्यादा नियम कायदे कानून की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता हो जाती है। अब मान लो आपको तो बंदूक की दुकान खोलनी है, तो थोड़ी ना कि आपने कहीं से बंदूक उठा लाकर बेचने लग गए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, फिर वहाँ पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। मेडिकल शॉप हो गई, अगर आपको मेडिकल शॉप खोलनी है, दवाइयाँ बेचनी है, तो भी लाइसेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो बेसिकली जो शॉप्स वगैरह खुलती हैं अधिकतर में तो जनरल होती हैं, तो वहाँ पर आपको कानूनी कायदों की जरूरत नहीं होती, बट कुछ जगह पर लाइसेंस वगैरह लेना पड़ जाता है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से कर सकते हो और खोल भी सरलता से सकते हो। बहुत बार होता है ना कि रात तक तो कुछ नहीं था, सुबह आपने उठ के देखा तो आपके आसपास के एरिया में किसी दुकान का इनॉग्रेशन हो रहा होता है, तो बहुत ईजी है, अगर किसी का मन है तो वो खोल सकता है। और बहुत बार होता है कि आपने देखा कि यार कल रात तक तो शॉप चल रही थी, अगले दिन उसमें ताला बंद है, 6-7 दिन में दुकान खुली ही नहीं, तो क्या हुआ, वो उसका समापन भी बहुत ईजी है, तो उसका निर्माण भी बहुत ईजी है। देखो, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना मत भूलना। अच्छा लगता है कि बच्चों को रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अटेंडेंस भी दे सकते हो कि यस मैम वी आर हेयर और हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। वीडियो लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। दायित्व की अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी। एकल स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है यार ये संपत्ति ऋण वगैरह, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं। अगर किसी भी व्यापारी को शॉप खोलने के बाद लॉस हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है उसने क्या करा हो, कहीं से उधार लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करा हो, बैंक से लोन लिया हो, आई बात समझ में। तो अब उसको लॉस हो गया तो पहले तो वो लॉस को भुगतेगा, फिर उन लोगों को पैसा तो चुकाना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने क्या करा, पैसा तो ले लिया लेकिन चुकाया नहीं, हमें चुकाना भी पड़ेगा। उसके लिए अपनी संपत्तियां भी अगर बेचनी पड़ जाए
तो उस व्यापारी को बेचनी पड़ेंगी, और शॉप की ही नहीं, उसके घर तक का सामान इस चीज़ में बिकने में आ सकता है। इसलिए इसकी लिमिटेशन क्या होती है, दायित्व क्या होता है, असीमित होता है कि अगर व्यवसाय में क्या होगा, हानि हो जाएगी, तब भी उसे क्या करना पड़ सकता है, भुगतान करना पड़ सकता है, और अपनी जो पर्सनल संपत्तियां हैं वो भी बेचनी पड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एकल स्वामित्व वाली इकाई की बहाई देता है, यानी कि आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हो सकता है, उसने बाहर किसी से लोन लिया हो, उधार वगैरह लिया हो, 80,000 रुपये थी, जबकि असेट्स कितनी बची केवल आपके बिजनेस में 60,000 ही। तो ऐसे में क्या करना होगा भाई, 20,000 चुकाने होंगे ना। तो कैसे चुकाओगे, या तो संपत्ति बेचोगे अपनी, हो सकता है कि आपकी फर्म की संपत्तियां इतनी हो ही नहीं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने निजी जेब से भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या होगा, वो 20,000 चुकाने होंगे। और ये अगर आपने किसी से उधार लिया तो वो चुकाने ही पड़ते हैं। लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता, व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल स्वामी को अकेले ही वहन करना होता है। यदि व्यवसाय सफल रहता है तो भी लाभ, मतलब कुल मिला के हानि हो लाभ हो, सब कुछ एकल व्यवसाय का होता है। लाभ होगा तो उसी की ख्याति होगी, उसी का नाम होगा, हानि होगी तो वही लॉस में जाएगा और उसे ही क्या होगा, दुख होगा। लेकिन सारी जिम्मेदारी किसकी, उसी एकल स्वामित्व की। नियंत्रण किसका होता है, व्यवसाय का संचालन और उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामित्व के पास होता है। हालांकि वो राय फिर भी ले सकता है किसी से, अपने दोस्त वगैरह से, बट फैसला तो एकल स्वामी का ही होगा। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकता है, यानी कि उस पर किसी का क्या होता है, हक नहीं होता, राज नहीं होता। उसका बिजनेस है, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा। अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखो, हमेशा ध्यान रखो, परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, ठीक है। बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखी गई परिभाषा के आपके मार्क्स कट सकते हैं, अगर आपका एग्जामिनर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है तो, ठीक है। और हमेशा एक ऑथर का नाम होना चाहिए। परिभाषा अगर लिख रहे हो तो हमेशा जिस प्रकार से किताब में है वैसे की वैसे शब्द लिखने चाहिए, आप अपने मन के अकॉर्डिंग शब्द चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, परिभाषा तोते की तरह रट के जानी है। एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यवसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है और प्रबंध करता है। अब इसमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, इसको आप आराम से लर्न कर सकते हो, क्योंकि हमने अब तक एकल स्वामित्व समझ लिया है। LH हेने क्या कहते हैं कि एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्तरदायित्व लिए हुए है, जो परिचालन का निर्देशन करता है और जो हानि का जोखिम उठाता है। परिचालन का निर्देशन की बात करें तो यानी कि बिजनेस में जो भी आपके काम हो रहे हैं उनका निर्देशित वो करता है। आप JL हेंसन की परिभाषा याद कर सकते हैं, ये सही है, 1 और 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद है आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा। देखो, अकाउंटेंसी में अगर आपने पढ़ा हो तो एक एंटिटी का रूल होता है वहाँ पर, यानी कि आपका बिजनेस फर्म अलग है और स्वामी अलग है। पर एकल व्यवसाय में क्या माना जाता है कि व्यापारी और व्यवसाय एक ही है। अगर व्यवसाय में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदार कौन है, उसका मालिक है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी लायबिलिटी भी क्या है, असीमित होती है। मान लो A नाम के व्यक्ति ने अपनी कोई फर्म खोली B नाम की, ठीक है। अगर अकाउंट्स की माने तो यहाँ पर A अलग हो जाता है और B अलग हो जाता है, परंतु अगर बिजनेस स्टडीज के एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पर A और B एक ही है, क्योंकि A ने ही तो B फर्म खोली है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो भी A जिम्मेदार है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी A ही जिम्मेदार है। व्यवसायिक निरंतरता का अभाव जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि व्यवसाय उसका स्वामी एक ही होता है। तो अगर इंसान है तो देखो, बीमारी वगैरह चलती रहती है, घर में फंक्शन है, बीमारी है, तो वो छुट्टी भी ले सकता है, बंद भी कर सकता है। इसके अलावा एकल स्वामी की मृत्यु होने पर, पागल हो जाने पर, जेल में बंद होने पर, बीमारी अथवा दिवालिया होने पर सीधा और हानिकारक क्या होगा, व्यवसाय पर भार पड़ेगा और हो सकता है व्यापार बंद भी करना पड़ जाए। भाई अगर वो इंसान सही नहीं है तो वो अपना बिजनेस कैसे चला जाएगा, और हो सकता है उसके घर में कोई और बिजनेस संभालने वाला ना हो, तो क्या होगा, वो चीज़ बंद हो जाएगी। इसलिए एकल स्वामित्व में क्या होता है, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव होता है। अब इसकी क्या हम बात करें, गुण, और गुण को एक और बार आप बोल सकते हो, प्रॉफिट या फिर महत्व या फिर आपके लाभ, ठीक है। यहाँ पर एक ही वर्ड के 2 से 3 मीनिंग में आप इसको लेके चल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका शीघ्र निर्णय। देखो, यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, जैसे आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, हमने प्रकृति की बात की, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एकल स्वामित्व में व्यवसायिक निरंतरता का अभाव होता है, क्यों, बताइए। तो वहां पर आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है कि एकल स्वामित्व के बारे में बताइए तथा उसकी विशेषता बताइए, तो हमने 6 तक जितने भी पॉइंट पढ़े हमें वो सारे लिखने होंगे। शीघ्र निर्णय,
एकल स्वामी को व्यवसाय संबंधित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बिजनेस उसका ही है, आइडिया उसको लेना है, आइडिया उसी को लगाना है, सारी चीज़ें उसकी क्या होती हैं, देखी दिखाई होती हैं। तो वो क्या कर सकता है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए क्या कर सकता है, अपना फैसला ले सकता है। इसलिए एकल स्वामित्व में शीघ्र निर्णय लेना होता है, क्योंकि हमें किसी की क्या होती है, किसी और का तो हमें डर होता नहीं है, हम आराम से वहाँ पर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उसे किसी दूसरे से सलाह की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है। इसके कारण जब भी उसे कोई लाभ का अवसर प्राप्त होता है तो वह समय रहते उसका पूरा लाभ उठा सकता है। देखो, वैसे तो सलाह की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई ले नहीं सकता, वो चाहे तो ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जरूरी नहीं है कि ली ही जाए या जरूरी नहीं है कि ली नहीं जाए, चाहो तो ले लो, नहीं तो मत लो, लेकिन अंत पर अंत फैसला किसका है, मालिक का। सूचना की गोपनीयता होती है, भाई इकलौता आदमी है, उसके सामने बिजनेस है, उसी का फैसले लेने हैं, उसी को पता है कि उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, क्या हो उसके बिजनेस में हो रहा है, सारी सूचना किसके पास है, इकलौते व्यक्ति के पास। तो सूचना की गोपनीयता तो रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो ना अपनी बातें किसी को बता रहा है, तो सूचना वहीं की वहीं दबी रह जाएगी। एकल स्वामी अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है, इसलिए वह व्यापार संचालन के संबंधों में सूचना को गुप्त रख सकता है तथा गोपनीयता बनाए रख सकता है। वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखे को भी प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं होता। बहुत, अगर आप आगे हम देखें तो आगे आपके सामने जो अन्य संगठन के स्वरूप आएंगे, उनमें कुछ कुछ बिजनेस पे बाध्यता होती है कि उनको क्या करना पड़ता है, अपने लेखे जोखे प्रदर्शित करने पड़ते हैं, परंतु हमें यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करने पड़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, एकल स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहणकर्ता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है, क्योंकि वो इकलौता है, वही तो काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसी को प्रॉफिट होगा, बुरा काम करेगा तो भी उसी को लॉस होगा, ठीक है। तो वो क्या करने की कोशिश करेगा कि यार, जब मैं आया ही बिजनेस करने हूँ, प्रॉफिट कमाने हूँ, तो सिंपल सी बात है ना, वो क्या करेगा, वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा ताकि अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके। तो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट उसको क्या किया जा रहा है, मोटिवेट वहाँ पर किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, बाकी बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बट हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको पता है ना कि यार, अगर मैं इन मैम से पढ़ूंगा और मुझे समझ में आ रहा है तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपके सामने क्या है, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, तो आप और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस वही चीज़ किसके साथ है, उस व्यापारी के साथ। भाई उसको पता है कि यार, मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अच्छा काम क्यों ना करूं। चूंकि वह अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता भी नहीं होती। इससे उसे कठिन परिश्रम के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो कि यार, अपने अच्छे मार्क्स लाने के चक्कर में आप मेरा चैनल शेयर करना भूल जाओ। देखो, अच्छे मार्क्स सबके आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी फनी बात थी, हंसाने के लिए आपको, और कुछ नहीं, बट हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो, अच्छा लगता है। उपलब्धि का एहसास, अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। इस बात का एहसास है कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है। न केवल उसे आत्मसंतोष प्रदान करता है, बल्कि स्वयं की योग्यताओं में आस्था और विश्वास की भावना को उत्पन्न करता है। बहुत बार होता है ना, जैसे मान लो, ठीक है, आपका कोई टेस्ट है, मैम ने बोला कि फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, और मैम ने बोला अब टेस्ट है, पढ़ के आना। आपने सोचा कि यार, इस बार तो ना मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा, और आपने क्या करा, स्कूल से आए, आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है, अगले दिन टेस्ट और आपने क्लास में टॉप करा, तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है ना, यार मैंने कल पढ़ा था, देख लो, और बच्चे पढ़ के नहीं आए, इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए। आपको क्या हुआ, आत्मसंतोष हुआ, आपको उपलब्धि मिली, आपकी मैडम ने तारीफ की कि देखो, सीखो, ये फर्स्ट रैंक आया, 10 आउट ऑफ 10 आए, तुम लोग क्यों नहीं ला पाए। तो आपको क्या हुआ, वहाँ पे उपलब्धि का एहसास हुआ, आपको खुशी हुई। तो वैसे ही व्यापारी के साथ है, उसको अच्छा लाभ होगा, ठीक है, तो उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, उसको प्रॉफिट होगा, तो उसको भी क्या होगी, उपलब्धि का एहसास होगा। स्थापित और बंद करने में सुगमता, जैसा हमने ऊपर पढ़ लिया था, व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। यह एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, पहली बात तो, और इसका स्वरूप ही ऐसा है कि कम से कम इसमें क्या है, नियम है, मतलब गवर्नमेंट के पर्टिकुलर बताए हुए बहुत सारे नियम कायदे यहाँ पर लागू नहीं होते। आपका बिजनेस कैसा है, बस एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, इससे ऊपर कोई भी आपको क्या है, कानून फॉलो नहीं करना होता। अब हम बात करेंगे सीमाओं की, यानी कि इसकी हानियों की। सीमा और हानि आपके सामने वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, तो सेम ही मीनिंग है, यानी कि कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ का प्रॉफिट भी होता है तो हर चीज़ का लॉस भी होता है। तो हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉसेस की। देखो, सीमित संसाधन,
पर क्या होता है, इकलौता व्यक्ति है भाई, कितना पैसा ले आएगा, कोई बहुत अरबपति करोड़पति तो है नहीं, अंबानी की फैमिली से तो वो आया नहीं कि उसके पास खरबों रुपया होगा, उसके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज होंगे, पर्टिकुलर जगह होगी अगर शॉप वगैरह भी खोलना चाह रहा है तो, पर एक कितना होगा, लिमिटेड पैसा होगा, तो सीमित संसाधन होते हैं, लिमिटेड उसके आइडियाज होंगे क्योंकि सोचना भी उसे और एग्जीक्यूट भी उसे ही करना है। तो एक एकल स्वामी के संसाधन उसके व्यक्तिगत बचत और दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित होते हैं। बैंक एवं दूसरे ऋण देने वाले संस्थान एक एकल स्वामी को दीर्घ अवधि ऋण देने में संकोच करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इसका बिजनेस नहीं चला तो हमारा लोन वापस नहीं आएगा, रिकवर नहीं होगा, तो वो लोग उसे लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे पाते। तो अपने पर्सनल तरीकों से ही क्या करना पड़ता है, बेसिकली एक एकल स्वामी को पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। व्यापार का साधारणतः आकार छोटा ही रहता है और उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है क्योंकि जितना इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली उतना ही प्रॉफिट होता है। व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, कानून की दृष्टि में स्वामी और स्वामित्व दोनों ही एक ही माने जाते हैं। अगर स्वामी की मृत्यु हो गई, दिवाली होगा, कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाएगा। असीमित दायित्व होता है, बहुत बड़ा लॉस है, वही इकलौता है, ठीक है, बिजनेस के फर्म मतलब यानी कि बिजनेस फर्म में और उस बिजनेसमैन में कोई अंतर नहीं किया गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर बिजनेस को बड़ा लॉस हो गया तो उसके घर की संपत्तियां तक भी गिरवी रखी जा सकती हैं, बेची जा सकती हैं, तो कितना बड़ा लॉस है असीमित दायित्व का। तो असीमित दायित्व का वापस अर्थ समझ लीजिए कि जब उधारी चुकाने के लिए आपकी पर्सनल संपत्ति भी बिक जाए, व्यक्तिगत संपत्तियां भी बेचनी पड़ जाएं, उसे असीमित दायित्व कहते हैं। एकल स्वामित्व की एक बड़ी हानि है स्वामी का असीमित दायित्व। यदि व्यापार में असफलता रहती है तो लेनदार अपनी लेनदारी को न केवल व्यवसाय की परिसंपत्ति बल्कि स्वामी की निजी संपत्ति से भी वसूल कर सकते हैं। एक भी गलत निर्णय क्या कर सकता है, गलत इफेक्ट डाल सकता है बिजनेस पे। इसी कारण से एकल स्वामी परिवर्तन अथवा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम ही तैयार होता है। इसके बाद घ पॉइंट है आपका सीमित प्रबंध योग्यता। स्वामी पर प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायित्व रहते हैं जैसे कि क्रय विक्रय वित्त आदि। अब जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान आपके हर क्षेत्र में क्या हो, वही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा माहिर हो, जरूरी नहीं होता। कोई किसी चीज़ में होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, तो कहीं ना कहीं तो इंसान को मात खानी ही पड़ती है। तो सीमित प्रबंध योग्यता होती है उसकी। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होगा। वो आप जरूरी है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में श्रेष्ठ होंगे, कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स तो आपके भी वीक होंगे। भाई अपने पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप 4 में भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक ना एक तो वीक हो गई, और अगर 5 हैं तो यानी कि वो तो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट इंसान हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो। संसाधनों की कमी के कारण वह गुणी एवं महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को ना तो भर्ती कर सकते हैं और ना उन्हें रोके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी भी देनी पड़ती है और इतना तो क्या होता है, एकल व्यवसाय में बेसिकली कमाई नहीं होती, और होगी भी तो देने में जोर आने लग जाता है, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली मान के हम चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर एकल स्वामी को भी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो कभी कभी मैनेजर रख लेता है और अपने नौकर वगैरह अंडर में रख लेता है। सारांश ये कहता है कि एकल स्वामित्व के दोष होते हुए भी अनेक उद्यमी इसी संगठन को अपनाते हैं क्योंकि यह उन व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है जिनका आकार छोटा है, जिन्हें कम पूंजी की आवश्यकता है और जहाँ ग्राहकों की व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पर, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि आपका एकल व्यवसाय किस प्रकार के उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो उनके लिए जिनका क्या है, आकार छोटा है, जिन्हें कम पूंजी की आवश्यकता है, ग्राहकों की व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एकल स्वामित्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे कंटिन्यू है यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगेन जब तक 70 to 75 व्यूज़ नहीं आएंगे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड नहीं करूँगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपना पढ़ाई करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।